ओके बेटा। आज का टॉपिक जैसा कि आपको क्लियर हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह दे दूं कि आप आसानी के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसको मतलब हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह कहते हैं कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्ट्री और एक प्रेजेंट कंडीशन। तो जो प्रेजेंट कंडीशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट कंडीशन का मतलब होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में पिछले 4-5 लेक्चर्स में डिस्कस किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टीचर्स की स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए, जितने भी टीचर्स होते हैं। एक मिनट। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या मुझे बेटा गाइड आप बता सकते हैं कि हैंड राइज करके कि क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, ठीक है बेटा, मोस्टली स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो हो रही है। थैंक यू। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने उसको रिजेक्ट करके दोबारा स्क्रीन शो कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखें, मैं दोबारा स्क्रीन शो कर रहा हूँ। अब क्लियर है? ओके। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हम इस चैप्टर को स्टूडेंट की सहूलत के लिए हम स्टूडेंट्स को इस तरह गाइड करते हैं इसमें बेटा, कि हम इसमें दो पोर्शन जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस चैप्टर को, एक आपका प्रेजेंट और एक आपकी हिस्ट्री। तो प्रेजेंट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि किस तरह एलिमेंट्स को उसमें प्लेस करते हैं, कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, ग्रुप कितने, पीरियड्स कितने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसके लिहाज से हम किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लॉक पीरियड ग्रुप्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। जो प्रेजेंट कंडीशन है, मॉडर्न टेबल है, उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, और असेंडिंग ऑर्डर भी एटॉमिक नंबर की बिहाफ पर उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करके हम इसको डिस्कस करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर से मतलब होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। इस तरीके से सीक्वेंस ऑनवर्ड हम चलते रहते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में हम सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर देते हैं। अब आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, वो है इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री से मतलब बैकग्राउंड कह लीजिए, हिस्ट्री कह लीजिए, बैकअप कह लीजिए, कि मॉडर्न से पहले डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस बिहाफ पर एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। जो मॉडर्न टेबल है वो किस साइंटिस्ट ने अरेंज किया। इस मॉडर्न से पहले क्या क्या और कोई टेबल्स अरेंज हुए थे, क्या एलिमेंट्स की इसके अलावा कोई और क्लासिफिकेशन है या नहीं, कौन से साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट की, अपनी थ्योरीज पेश की या डिलीवर की, उनके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये है आज के टॉपिक की बेसिक थीम। तो आप यूँ समझ लें कि आज के टॉपिक में हमने आपका जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो किस तरह ग्रेजुअली तौर पर मैन्युफैक्चर हुआ, बना, आइडेंटिफाई किया हमने, वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो पहली चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सिंपल सिंपल लैंग्वेज में हम ये मतलब निकालते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत सारे रिस्पेक्ट्स के लिहाज से या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एक जैसे होते हैं, हम उनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं, और जो उनसे डिफरेंट होते हैं डेफिनेटली हम उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। यानी
फर्स्ट ग्रुप के अंदर अगर हम कुछ एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो पहले ग्रुप में हैं उन सब की प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी एज कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होंगी, लेकिन वो प्रॉपर्टीज फर्स्ट के मुकाबले में क्या होंगी, बिल्कुल चेंज होंगी। इस चीज़ को बेस मानते हुए हम एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट ब्लॉक्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस किस्म की क्लासिफिकेशन आप जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो आमतौर पर आपने बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को और प्लांट्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फिर प्लांट्स हैं, फिर एनिमल्स हैं, किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, फिर फाइलम्स में करते हैं। कुछ ऐसे ही कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी होती है कि हम एलिमेंट्स को ब्लॉक में भी डिवाइड करते हैं, हम उनको ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं। तो उसकी बेसिक लॉजिक यही होती है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे रिस्पेक्ट्स के लिहाज से, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एक दूसरे से सिमिलर भी हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो इस बिहाफ पर जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारे सामने आती है जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, वो है डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में चंद पॉइंट्स हम देख लेते हैं, फिर हम इसकी स्टेटमेंट और एग्जांपल पे आएंगे कि डॉबरिनर कौन थे, क्या था। तो जॉन डॉबरिनर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक आपस में सिमिलर हैं। तो उस वक्त डेफिनेटली सारे एलिमेंट तो डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसे कि आप हम कहते हैं कि भी मॉडर्न टेबल में 118 एलिमेंट्स को हम प्लेस कर रहे हैं, तो उस वक्त हम मानते हैं कि 118 एलिमेंट तो डिस्कवर नहीं हुए थे। ये तो 18 सेंचुरी की बात है। तो उसमें जो भी एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर हुए थे उनमें से उन्होंने 3 एलिमेंट्स को चूज़ किया। कोई भी 3 एलिमेंट्स को चूज़ किया, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स उन्होंने चूज़ किए जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से काफ़ी हद तक आपस में सिमिलर थे। उन्होंने उन 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्राई एट का। यहाँ पर ट्राई का मतलब होगा थ्री। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उसको नाम दिया ट्राई एट का। पहले तो ये 3 पॉइंट इसमें बेटा समझ लीजिएगा कि ये क्लासिफिकेशन जॉन डॉबरिनर ने डिलीवर की थी या डिस्कवर की थी या पब्लिश की थी। इसमें उन्होंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया, लेकिन वो 3 एलिमेंट ऐसे थे कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में बहुत हद तक क्या थी, वो सिमिलर थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी, उनको उन्होंने एक साथ एक ग्रुप में मेंशन किया। वो जो ग्रुप बनाया उन्होंने 3 एलिमेंट्स का, उस ग्रुप के अंदर तीनों एलिमेंट्स का जो ग्रुप था उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ग्रुप ऑफ ट्राई एट का, या सिंपल कह लीजिए कि ट्राई एट का उन्होंने उसको नाम दिया। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्राई एट 3 एलिमेंट्स थे, ट्राई एट का नाम दिया उनको। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से तीनों एलिमेंट्स का थे सिमिलर थे। उन तीनों एलिमेंट के ऊपर जो उन्होंने या उसकी बिहाफ पर जो उन्होंने लॉ डिलीवर किया, उस लॉ का उन्होंने नाम दिया रूल ऑफ ट्राई एट या फिर लॉ ऑफ ट्राई एट। और उन तीनों एलिमेंट्स को जो उन्होंने अरेंज किया वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तीनों एलिमेंट्स को बकायदा एक सीक्वेंस में अरेंज किया, वो सीक्वेंस थी असेंडिंग ऑर्डर। देखो बेटा, 2 किस्म की सीक्वेंस होती है, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, मतलब 1 2 3 4 5। और डिसेंडिंग का मतलब होता है जो रिवर्स होती है, 9 8 7 6 5, इस तरीके से। तो उन्होंने उसके एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या मास नंबर भी बोल सकते हैं, कि एटॉमिक वेट या मास नंबर की बिहाफ पर या एटॉमिक वेट के लिहाज से उन्होंने उसको अरेंज किया और अरेंज करके उनका एक असेंडिंग ऑर्डर बनाया। और फिर उन्होंने उसके ऊपर अपना एक रूल जो है वो या स्टेटमेंट जो है वो डिलीवर किया। अब स्टेटमेंट क्या है वो तो बात की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो ये तो 3 4 पॉइंट आपको बताए मैंने, इनको अपने माइंड में रखिए अच्छे तरीके से कि जॉन डॉबरिनर साइंटिस्ट का नाम है। 3 एलिमेंट्स का उन्होंने एक ग्रुप बनाया
उन 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाने की लॉजिक क्या थी कि 3 ही एलिमेंट क्यों रखे, 4 क्यों नहीं रखे? क्योंकि उन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में क्या थी, सिमिलर थी, केमिकल प्रॉपर्टीज। 3 एलिमेंट्स को नाम क्या दिया उसने, ट्राइएट का। अपने लॉ को उन्होंने नाम क्या दिया, लॉ ऑफ ट्राइएट या फिर रूल ऑफ ट्राइएट, या डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसमें जो खास बात आपने याद रखनी है वो ये कि तीनों एलिमेंट्स को उन्होंने जो अरेंज किया वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के लिहाज से किया। अब स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी आपकी जब तक आपको एग्जांपल ना दी जाए। तो मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, देन आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी। तो एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ये देखिए। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल आपको दी गई हैं, तो आप तीनों बेशक याद ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल को फोकस कर लें, कोई इशू नहीं है। मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने बेटा ये कहा कि डॉबरिनर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। ये देखिए, ये 3 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ग्रुप ऑफ ट्राइएट, या सिंपल कह लीजिए ट्राइएट। ये तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में बहुत हद तक सिमिलर हैं, जो कि आज भी हम मानते हैं कि वाकई ये सिमिलर है, क्योंकि सबके सब मेटल्स हैं, तीनों मेटल्स हैं, तीनों मेटल्स हैं। तीनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तीनों की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर होती है। तीनों के तीनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तीनों के तीनों जो होते हैं वो बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो बेशुमार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन तीनों एलिमेंट्स के आपस में सिमिलर हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये 3 आपके सामने एलिमेंट्स लिए, उनको उनको नाम दिया ग्रुप ऑफ ट्राइएट। अब इसके ऊपर उन्होंने लॉ क्या अप्लाई किया, लॉ कुछ इस तरह अप्लाई किया। तो पहले उन्होंने क्या किया, इसको अरेंज किया। अब 3 ग्रुप, 3 एलिमेंट्स उन्होंने ले लिए, लेकिन उनका जो अगला पॉइंट था कि इनको उन्होंने अरेंज भी करना। अब अरेंज की सीक्वेंस उन्होंने यही रखी, पहले टॉप के ऊपर रखा लिथियम, फिर रखा सोडियम, फिर रखा पोटाशियम। क्योंकि इनके जो एटॉमिक वेट्स हैं वो लिथियम का सबसे कम होता है 7, फिर सोडियम का होता है 23, और फिर पोटाशियम का होता है 39। इस तरह इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया कि जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम था उसको सबसे टॉप पे रखा, फिर सबसे उससे ज़्यादा वाले को रखा, इसका सबसे ज़्यादा था उसको सबसे लास्ट में रख दिया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इनके एटॉमिक वेट्स के लिहाज से इनको अरेंज किया। ऐसा नहीं हो सकता कि पोटाशियम को उठा के टॉप पे रख दें, या सोडियम को पहले रख दें, या सोडियम को बाद में रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। एलिमेंट्स पहले तो ग्रुप बनाना है, ग्रुप बन गया, फिर इन ग्रुप को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, कि जिसका सबसे कम होगा अटोमिक वेट उसको पहले रखेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसको बाद में रखेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा होगा सबसे लास्ट में रखेंगे। ये करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो लास्ट एलिमेंट था, रिपीट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट था जो लास्ट एलिमेंट था, इन दोनों के एटॉमिक वेट्स को आपस में प्लस करके उसका मीन निकाला। मीन किसे कहते हैं, या अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं बेटा, कि जितने भी नंबर्स हों उन सबको आपस में प्लस करके उसी नंबर से डिवाइड कर दें। मतलब अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 को प्लस, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। अगर यहाँ पर 3 नंबर होते तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दें। 4 होते तो चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दें। इसको कहते हैं मीन निकाला। तो उन्होंने 2 एलिमेंट्स का मीन निकाला, फर्स्ट वन का एंड थर्ड वन का। वो जो मीन निकला वो ये वैल्यू निकली 23, क्योंकि जब 39 को 7 में प्लस करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 23। अभी जो 23 नंबर आपका जो रिजल्ट आया, मीन जो रिजल्ट आया, वो इत्तेफाक है कि सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है। रिपीट कर रहा हूँ, दो फर्स्ट एंड लास्ट वन का जो मीन निकला है, फर्स्ट एंड लास्ट वन के एटॉमिक मासेस का जो मीन निकला है, वो मीन या वो वैल्यू जो है या वो जो आंसर है, वो सेकंड, या सॉरी सेकंड कह लीजिए या मिडल कह लीजिए, है ना, मिडल ज़्यादा आसान रहेगा, कि मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के क्या बिल्कुल बराबर आता है। यही इसका रूल था, यही इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मैं वर्डिंग में देखते हैं हम। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि दो उन्होंने एटॉमिक वेट्स का मीन निकाला, फर्स्ट वन का एंड लास्ट वन का, वो मीन की जो वैल्यू है वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट से क्या कर रही है, मैच कर रही है। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट की सूरत में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सेंट्रल एटम ऑफ ईच ग्रुप ऑफ ट्राई एट। सेंट्रल एटम का मतलब है जो सेंटर के अंदर एटम है, सेंटर के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे सोडियम है। ईच ग्रुप ऑफ ट्राइएट, हर ग्रुप ऑफ ट्राइएट के अंदर हैड एन एटॉमिक मास, उसका जो भी एटॉमिक मास है, ऑलमोस्ट इक्वल, के तकरीबन बराबर है, टू द अर्थमेटिक मीन, के अर्थमेटिक मीन के बराबर है,
ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, कि जो दूसरे दो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मासेस का जो मीन है उसके वो तकरीबन क्या है, बराबर है। रिपीट दोबारा देख लीजिए, बहुत आसान स्टेटमेंट आप समझ में आ गई। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गई है तो स्टेटमेंट आई थिंक सो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। दोबारा देख लीजिए, सेंट्रल एटम ऑफ ईच ग्रुप ऑफ ट्राई हैड एन एटॉमिक मास, कि जो ग्रुप ऑफ ट्राई का सेंट्रल एटम है उसका जो भी एटॉमिक मास है वो तकरीबन बराबर है अर्थमेटिक मीन के एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट, जो दूसरे दो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस के वो बिल्कुल बराबर है तकरीबन तकरीबन। अब इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर दोबारा अप्लाई कर लेते हैं एग्जाम्पल पे, जरा देख लीजिए। स्टेटमेंट ये थी कि सेंट्रल एटम, इस वक्त सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, सोडियम, सेंट्रल एटम ऑफ ईच ग्रुप ऑफ ट्राइएट हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द arithmetic mean of atomic masses of other two elements। ये इसका सिंपल स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को दूसरे ग्रुप में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक और उन्होंने एक ग्रुप बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। ये आप तीनों केमिकल्स आपस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिहाज से, बहुत सारी रिस्पेक्ट्स के लिहाज से बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इन्होंने इनका ग्रुप एक ट्राइड बनाया, इस पर अपना रूल अप्लाई किया। क्लोरीन का एटॉमिक मास, आयोडीन का एटॉमिक मास, दोनों को सम करके मीन निकाला, 81.25 रिजल्ट आ रहा है। और ब्रोमीन का तकरीबन क्या होता है, वो 80 होता है। तो तकरीबन तकरीबन किस हद तक के आपस में दोनों सिमिलर हैं, एक्यूरेटली सिमिलर नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर बराबर रिजल्ट आ रहा है। फिर कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स हैं ये, इनको लिया गया तो इसका भी रिजल्ट तकरीबन क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। तो हम मानते हैं कि जिस तरह सोडियम में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा, एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, तो बाकियों में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन तकरीबन बराबर आ रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन किसी हद तक कामयाब थी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स पर ये अप्लाई हो रही थी 100% और कुछ पे 95 टू 90% अप्लाई हो रही थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त कोई और क्लासिफिकेशन हमारी नज़र में नहीं थी, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हमारे सामने नहीं थी, तो इसी को प्रेफरेंस दिया गया और इसी को माना गया कि ये सही है। लेकिन इसमें डेफिनेटली ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ तीन तीन एलिमेंट्स का हम ग्रुप बना सकते हैं, तीन एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम नहीं रख सकते। और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स भी थे जिनको इन ग्रुप्स में शामिल नहीं किया गया, तो ड्रॉबैक तो बहुत सारे थे इसके। ठीक है, लेकिन क्योंकि उस वक्त कोई और क्लासिफिकेशन, कोई और टेबल, कोई और अरेंजमेंट हमारे सामने नहीं थी, इसलिए इसी को इम्पोर्टेंट माना गया। तो ये है आपके पास ड्रॉबनर्स क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोगों ने ये चंद पॉइंट्स याद रखने कि जॉन डॉबरिनर ने इसको डिस्कवर किया था बेटा। तीन एलिमेंट्स को उन्होंने क्लोजली जो रिलेटेड थे केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से एक ग्रुप बनाया उन तीन एलिमेंट्स का, जिसको हम बोलते हैं ट्राइएट। और इस तीन एलिमेंट को उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर क्या थे, एटॉमिक वेट के लिहाज से। एटॉमिक वेट को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी और एटॉमिक वेट के लिहाज से उन्होंने इसको अरेंज किया। यहाँ तक बेटा किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो अपना हैंड रेस करके हम उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ इस क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है, वरना फिर हम अगली क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो भी तकरीबन इसी से मैच करती है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी सी एडवांस है। जैसे इसमें उन्होंने तीन एलिमेंट्स को लिया, अब जो अगली क्लासिफिकेशन है वो है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। जो न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। इसमें न्यूलैंड डेफिनेटली साइंटिस्ट का नाम है, जॉन न्यूलैंड उनका नाम था। इन्होंने भी यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, और जो एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए वो तीन नहीं थे, वो थे 16, 16 एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है उन्होंने दोबारा उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया। और असेंडिंग ऑर्डर किस चीज़ का था, वही एटॉमिक वेट्स का था। जो डॉबरिनर थे उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक वेट के लिहाज से, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक वेट्स के लिहाज से ही अरेंज किया और असेंडिंग ऑर्डर में ही किया। न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन का नाम रखा लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टा कहते हैं 8 को,
ऑक्टा कहते हैं, 8 को बोलते हैं। अब ये 8 बीच में कहाँ से आया, ऑक्टा क्यों आया बीच में, एलिमेंट्स तो 16 थे, तो ऑक्टा कहाँ से आ गया। तो इसकी अभी हम इसका भी जिक्र करेंगे। तो स्टेटमेंट से पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन होती किस तरह की है, या क्या थी, किस तरह की थी। ये है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स थे, ये आपके सामने आपके नजर आ रहे होंगे, काउंट कर सकते हैं आप। लिथियम से उन्होंने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 7 14, 15 और 16, ये इनके एलिमेंट्स थे 16। तो ये इसका बेटा पहली बात तो याद रखिएगा कि ये हरगिज मतलब नहीं है कि उस वक्त सिर्फ 16 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे, नहीं है। एलिमेंट्स उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है तकरीबन तकरीबन जो है वो 50 to 60 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, अलग अलग सीक्वेंसेस में, अलग अलग तरीके से। लेकिन इन्होंने जो एलिमेंट्स वहाँ पर प्लेस किए वो जस्ट ओनली 16 एलिमेंट्स प्लेस किए, बाकी एलिमेंट्स इन्होंने छोड़ दिए। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली उन एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रही थी, इन्हीं एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रही थी। तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो एलिमेंट्स इसकी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस किया। तो बहरहाल एलिमेंट्स इन्होंने 16 लिए, ये आपके सामने है। लिथियम से इन्होंने स्टार्ट किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। नीचे जो लिखे हुए बेटा इसके ये एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस हैं। इन सब के एटॉमिक मासेस के लिहाज से इनको क्या किया बेटा, अरेंज किया कि जिसका सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा, फिर ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया इस तरीके से। तो पहले तो आपने इसकी सीक्वेंस को समझना है कि भाई सीक्वेंस जो रखी गई उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स को रखा गया। एक पॉइंट। अगला पॉइंट, एलिमेंट्स अपनी मर्जी से नहीं रखने आपको। ये नहीं कि नाइट्रोजन को उठा के सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम को लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट्स के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। अब इस अरेंजमेंट के ऊपर उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो डिलीवर किया। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बहुत आसान है, बहुत आसान स्टेटमेंट है, समझिएगा जरा इसको। अब स्टेटमेंट में ऑक्टा का वर्ड यूज होगा, जरा देखिएगा। उन्होंने ये कहा कि अरेंजमेंट के बाद अगर हम किसी भी एलिमेंट को नंबर 1 कर लें, मतलब लाजमी नहीं कि लिथियम नंबर 1 होगा, किसी भी एलिमेंट को, जैसे एग्जांपल मैंने बोरॉन को नंबर 1 कहा, तो अगर मैं बोरॉन को नंबर 1 कंसीडर कर लूँ, तो और बोरॉन से मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूँ, बोरॉन से मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूँ, तो बोरॉन के काउंटिंग के बाद 8वां नंबर, 8th नंबर जिस एलिमेंट का होगा उसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन से मैच करेंगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अरेंजमेंट के बाद अगर मैं किसी भी एलिमेंट को नंबर 1 यानी कि फर्स्ट कंसीडर कर लूँ, जैसे बोरॉन को मैं इस वक्त फर्स्ट कंसीडर करता हूँ, तो बोरॉन के लिहाज से जो 8वां एलिमेंट होगा, जो 8th एलिमेंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एल्यूमिनियम, बोरॉन फर्स्ट के लिहाज से एल्यूमिनियम जो है वो 8th एलिमेंट है। तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑलमोस्ट बराबर होंगी या सिमिलर होंगी। ये इसका सिंपल स्टेटमेंट। क्योंकि 8वां एलिमेंट आ रहा है तो 8वें को हम ऑक्टा बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम देते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। उन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट्स के लिहाज से, तो फर्स्ट वन के लिहाज से जो 8वां एलिमेंट होगा, चले मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर फर्स्ट वन कर देता हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट वन एलिमेंट है। तो अगर ऑक्सीजन फर्स्ट वन है तो काउंटिंग अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, तो सल्फर इसका 8वां एलिमेंट है। तो फर्स्ट वन और 8th वन, इन दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट आपस में क्या होंगी, बिल्कुल बेटा बराबर होंगी। इसी तरह मैंने यहाँ पर कुछ कंक्लूजन भी किया। यहाँ पर भी आपको मैंने ये बताया कि सोडियम के लिहाज से जो इसका 8वां एलिमेंट होगा वो लिथियम होगा, ये देखिए, या लिथियम के लिहाज से सोडियम या सोडियम के लिहाज से होगा लिथियम, तो ये इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, ये रहा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये एक दूसरे के 8वें एलिमेंट हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, सिमिलर। अब इसको हम स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये तो पहले उन्होंने बता दिया कि आपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का मतलब यहाँ पर यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, उन सबको अरेंज कर देना है।
फिर अगली स्टेटमेंट का पॉइंट है कि द एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन, कि जो आठवां एलिमेंट होगा किसी भी गिवन वन नंबर से हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन, उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, वो बिल्कुल सिमिलर होंगी जिस तरह पहले वाले की है। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुन लीजिए, मैं भी आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले एलिमेंट्स को अरेंज करना है आपने। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट में यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज कर दें एटॉमिक मासेस के लिहाज से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज कर दें, तो देन क्या होगा कि द एट्थ एलिमेंट, तो जो आठवां एलिमेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन, किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम फर्स्ट कंसीडर कर लें तो वहां से जो उसका आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वापस में क्या होंगी, वो बिल्कुल सिमिलर होंगी फर्स्ट वन के लिहाज से। तो मैंने भी आपको बार बार यही कहा है कि अगर मैं एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग द एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज कर लें हम, तो इसमें किसी भी एलिमेंट जिसको हम फर्स्ट वन कंसीडर कर लें, जैसे नाइट्रोजन को अगर हम फर्स्ट वन कंसीडर कर लें, तो इसका जो आठवां एलिमेंट होगा, एट्थ एलिमेंट होगा जैसे फास्फोरस, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, 100% सिमिलर होंगी। लेकिन डेफिनेटली बेटा, जैसा कि आपको शुरू में बताया कि इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, वो ड्रॉबैक आपके सामने सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि बेटा इसमें सिर्फ 16 एलिमेंट्स को रखा गया, बाकी एलिमेंट्स को प्लेस ही नहीं किया गया। और दूसरे ड्रॉबैक आपके सामने नजर आएंगे, अगर आप में से किसी के जेहन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर मैं एल्यूमिनियम को नंबर वन काउंट कर, एल्यूमिनियम को अगर मैं नंबर वन काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका तो आठवां एलिमेंट है ही नहीं। बिल्कुल सही है, यही तो आपको बताया जा रहा है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ 16 एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा है, बाकी एलिमेंट्स पर अप्लाई ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ये ड्रॉबैक्स अगर देखा जाए तो कुछ हम पढ़ लेते हैं इसके, जैसे ये इससे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सिंपल सिंपल से 3 4 इसके डिसएडवांटेज मैंने लिखे। इट प्रोवाइड्स द ये एडवांटेजेस की पहले बात कर लेते हैं कि दिस इट प्रोवाइड अ बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये एडवांटेज में है कि ये पहली क्लासिफिकेशन थी जिसने कम से कम हमने 16 एलिमेंट्स को प्लेस किया, जो कि आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक उन्होंने एक वे, एक रास्ता उन्होंने प्रोवाइड किया, एक आइडिया उनको दिया कि भाई हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में, कि जब हम 16 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम 16 से ज़्यादा को भी कर सकते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट, दिस लॉ प्रोवाइड अ ग्रेट आइडिया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डेफिनेटली इसी इसी लॉ को और इसके बाद आने वाले कुछ और लॉ को मानते हुए हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस लॉ के हिसाब से मेनली इस लॉ के हिसाब से न्यूलैंड ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी वर्ड निकला है पीरियड से। अब पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए, अक्सर ये पूछ भी लेते हैं कि द रिपीटेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब कि रिपीट करना, कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक मखसूस टाइम के बाद बार बार रिपीट करने का जो प्रोसेस होता है, बार बार रिपीट करने का जो जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है द रिपीटेशन के किसी भी किस्म की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार अपने आप को रिपीट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। इसको मैं कुछ इस तरह समझा देता हूँ आपको कि जैसे आपको मैं कहता हूँ कि लिथियम जो है वो मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, वगैरह वगैरह। इस तरह की मैं बहुत सारी आपको इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट आता है बेरिलियम। बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। इस तरह ऑनवर्ड आपको आगे से आगे आप सबके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता देते हैं और यहाँ तक ये स्टॉप हो जाता है। फिर अगला पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम से। अब सोडियम की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो लिथियम की है, तो हम आपको दोबारा वही बताएंगे कि सोडियम जो है वो मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो जो प्रॉपर्टीज अभी कुछ देर पहले आपने लिथियम की पढ़ी थी, वही एक पीरियड के एंड होने के बाद आप दोबारा वही प्रॉपर्टीज पढ़ लें। फिर जब ये पीरियड एंड होगा हम पोटाशियम की दोबारा वही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो बेटा इसी तरह इसी प्रोसेस को, कि रिपीट करने का जो प्रोसेस है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने का जो प्रोसेस है,
इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि आप पीरियोडिसिटी बोलते हैं। डिसएडवांटेज देख लीजिए कुछ, डेफिनेटली मेंशन है कि दिस लॉ गुड फॉर द 16 एलिमेंट, जो शुरू की जो 16 एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर तो ये लॉ अप्लाई हो रहा है, लेकिन उन 16 एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो बाकी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो तो डेफिनेटली इस कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस क्लासिफिकेशन का। उस वक्त हाइड्रोजन डेफिनेटली जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन हाइड्रोजन को हमने इस ग्रुप में या इस सीक्वेंस में नहीं रखा, क्योंकि डेफिनेटली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, बेटा एटॉमिक वेट जो है, सॉरी, वो 1 होता है। तो डेफिनेटली उसकी लॉजिक जो है वो इस ग्रुप में बन ही नहीं रही थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्लेस नहीं किया। ये भी ड्रॉबैक था। इसके अलावा दिस लॉ डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस एंड हैवियर एलिमेंट्स। बात तो फिर वही आ गई कि सिर्फ 16 एलिमेंट को रखा गया और बाकी किसी भी एलिमेंट को नहीं रखा गया। उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें नोबल गैसेज हैं, ठीक है, और उसमें हैवियर एलिमेंट्स है। हैवियर एलिमेंट्स से मतलब है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ नहीं रखा गया, नोबल गैसेस को भी नहीं रखा गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस इसके बाद आती है। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, और क्लोरीन के बाद आता है आर्गोन, और इसके ऊपर आता है हीलियम। किसी भी नोबल गैस को यहाँ पर नहीं रखा गया, और ना ही यहाँ पर टॉप के ऊपर किसी हाइड्रोजन को रखा गया, ना ही यहाँ पर आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को रखा गया। तो किसी भी एलिमेंट्स को प्लेस नहीं किया गया। तो यही इसके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। लेकिन एडवांटेज जो सबसे बड़ा माना जाता है इसका, वो बेटा वो यही माना जाता है कि इसकी बिहाफ पर कम से कम जो आने वाले साइंटिस्ट थे, या आने वाला जो जो पीरियड था हमारा, उसमें कम से कम हमें ये आइडिया हो गया कि जब हम 16 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, तो 16 के अलावा भी बाकी एलिमेंट्स को अरेंज हम कर सकते हैं। ये थे बेटा आज के 2 टॉपिक आपके, ठीक है। इसके बारे में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक बस हमारा इतना ही है। ये लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे और आपके पर्सनल ग्रुप में मिल जाएगा, आपको ई कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में इंशाल्लाह ताला शाम तक या कल तक। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे मोस्ट वेलकम, अभी आप पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले हैं, तो उसको आप लोग पूछे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसको आपके क्वेश्चन को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जी बेटा, कोई इशू नहीं है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो कल ये लेक्चर जो है, जो भी आज आपको दिया गया है, ये 2 स्टेटमेंट्स या 2 जो क्लासिफिकेशंस हैं, डॉर्विनर्स क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड, ये कल आप लोग इसको थोड़ा रीड आउट करके आइएगा। हम लोग भी इसमें से दोबारा क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी कल लेक्चर से शुरू में आप इससे पूछ सकते हैं। तो कल तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह ने के